नमस्कार दोस्तों, जसीडेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ट्रंप साहब कुछ भी कहें, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। पिछले 10 दिन से 15 दिन से ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं बस वॉर खत्म, अब हुई, अब समझौता हुआ, अब समझौता हुआ। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि अभी तक कुछ भी कंक्रीट नहीं हुआ है। छोड़िए कंक्रीट बात को, बीच में आपको पता है भिखारी नेशन हमारा पड़ोसी जो था, हमारा जो भारत का कहते हैं एक बेटा था, छोटा बच्चा है जो अभी तक वो सदैव बच्चा ही रहेगा। वो बार बार ये कह रहा था कि बस मीडिएशन कर रहा हूँ, हो ही गई बातचीत, सब कुछ हो गया। लेकिन खुद ईरान ने तो खैर बाद में कहा, ईरान के जो एम्बेसडर टू पाकिस्तान है उन्होंने वहाँ पे कहा कि भाई मैं ईरानियन एम्बेसडर हूँ पाकिस्तान में, और मेरे को ही नहीं पता कि कोई ऐसी मतलब कोई ऐसी बातचीत, कोई ऐसा राजीनामा, कोई ऐसा समझौता, कोई ऐसी बैकडोर डिप्लोमेसी, कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी ऐसी हो रही हो तो भाई कैसे हो सकता है। तो कोई भी ऐसी बातचीत नहीं हो रही है। उसके बाद ईरानियन एस्टैब्लिशमेंट ने भी कहा दैट पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो कर रहा है उसको खुद को नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है, किससे बातचीत कर रहा है। कम से कम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरानियन किसी भी एस्टैब्लिशमेंट से, किसी भी अथॉरिटी से बातचीत पाकिस्तान की या अमेरिका की इनडायरेक्टली और डायरेक्टली नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। 57,000 ट्रूप्स, 57,000 प्लस ट्रूप्स जो हैं इस समय अरब की खाड़ी में यूएस के पहुंचे हुए हैं। आपको मालूम है कि अरब की खाड़ी जैसे कि यूएई और सऊदी अरेबिया, यहाँ पर बहरीन, कतर, इन सब जगहों पे इवन इराक फॉर दैट मैटर, इन सब जगहों पे यूएस के बेसिस हैं, चाहे वो नेवल बेसिस हैं, चाहे वो एयर बेसिस हैं। यहाँ पे अब अपनी सेना और बढ़ा दी है यूएस ने। और किस लिए बढ़ाई है भाई? वाई दीज मैनी बूट्स ऑन द ग्राउंड? कहता था ना ट्रंप, बूट्स ऑन द ग्राउंड तो नहीं लूँगा। भैया 57,000 बूट्स ऑन द ग्राउंड हो चुके हैं अरब की खाड़ी में। तो भाई वो किस लिए? बेसिकली स्ट्रेट ऑफ होर्मुस पर बेसिकली अपना अधिकार के लिए, अपना हक जमाने के लिए कि भाई हम यहाँ से अब जितने शिप्स हैं जो ऑयल लेकर जा रहे हैं उनको यहाँ से निकालेंगे, सेफ रास्ता देंगे, जो अभी काफ़ी समय से ईरान ने बंद कर रखा है। और दोस्तों खड़ग आइलैंड पर कब्जा करने की मंशा से ये सब किया जा रहा है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि भाई अब मार्केट में सब कुछ अच्छा हो गया, तो भैया टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज ट्रंप कब क्या कर दे किसी का कोई भरोसा है ये नहीं, वो वाली बात हो रही है। और हाँ, अब जब यूएस ने पक्का विचार बना ही लिया है कि कुछ ना कुछ करने का है, क्यों 57,000 ट्रूप्स जो भेजे हैं मतलब वहाँ पे मक्खियाँ मारने के लिए तो भेजे नहीं कि भाई चलो मक्खियाँ मारो, नहीं तो चलो मछली पकड़ो समुद्र में से, मछली तल तल के खाओ, फिश फ्राई करने के लिए तो भेजे नहीं है वहाँ पे। वो किस कारण भेजे हैं कि कुछ ना कुछ करके आओ। अगर ऐसे ही वापस चले जाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या? भाई देखो, इट्स अ प्रोफेशनल आर्मी, और प्रोफेशनल आर्मी तो भाई दे मीन बिजनेस, दे लाइक बिजनेस एंड दे मीन बिजनेस। और उनका बिजनेस तो आपको पता है खून खराबे का है भाई, अनफॉर्चुनेटली। खैर एनीवेज, कतर का एक बयान आया है, वो कहते हैं कि जो गल्फ स्टेट्स हैं वो यूनिफाइड हैं एक चीज़ के लिए कि वॉर डी एस्केलेशन होना चाहिए। सभी जने कह रहे हैं कि भाई वॉर को डी एस्केलेट किया जाए। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई सब कुछ हो जाए, डी एस्केलेट हो जाए। अगर डी एस्केलेट होता है मार्केट ऊपर जाता है, और मेरे ऐसे का भी प्रोफाइल पोर्टफोलियो जो है वो कहीं गलती से ग्रीन में आ ही जाएगा। अब तो अभी तक तो आप लोगों के साथ साथ मेरा भी, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका पोर्टफोलियो रेड में है, मेरा भी रेड में है भाई। चलिए अब एक बार को ना ऐसा करते हैं, ज़रा देख लेते हैं कि एफ आई आईज और डी आई आईज क्या करके गए हैं। ऑफकोर्स एफ आई आईज 30 मार्च के दिन सैली करके गए होंगे। क्या स्थितियां हैं उन सब चीज़ों पर एक बार फोकस करके देख लेते हैं। 11,463 करोड़, 11,463 करोड़ का अगर आप देखेंगे
DIIs का सेल वैल्यू है, उसके खिलाफ उन्होंने 26,358 करोड़ का नेट कैश में बाइंग किया है। तो यानी नेट अगर मैं DIIs की बात करूं, पहले घरेलू संस्थागत निवेशकों की, तो 14,894.72 करोड़ 14,894.72 करोड़ की भारी भरकम बाइंग करते हुए दिखाई दिए हैं घरेलू संस्थागत निवेशक। अब इसको पहले क्यों लिया? क्योंकि लोगों को लगता है कि साहब DIIs क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये भी जानना चाहते हैं कि DIIs मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं साहब। ये ठीक है भाई, लेके जा सकते हैं, आपका मानना हो सकता है, लेकिन मेरा भी मानना है कि DIIs मार्केट को संभालने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन मार्केट को तो जो लेकर ऊपर जा सकते हैं वो तो विदेशी पैसा ही लेके जा सकता है। और FIIs लगातार धड़ल्ले से बेच रहे हैं, 11,163 करोड़ के नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं हमको मार्च की एक्सपायरी वाले दिन। और हाँ, अब अगर बात करें FIIs के ही डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है हमको कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को FIIs बेच के गए हैं, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी ये बेच के ही गए दिखाई पड़ते हैं, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी बेचा है। केवल मिड कैप निफ्टी के ऐसे फ्यूचर्स हैं जहां पर इन्होंने कुछ खरीदारी की दिखाई पड़ती है दोस्तों। अब ज़रा एक बार को ये देख लेते हैं कि निफ्टी 50 नहीं, पहले देखेंगे यूएस ऑयल की क्या स्थितियां। $103, $103 के आसपास हमारे को दिख रहा है यूएस ऑयल। और क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल जो है WTI क्रूड ऑयल, अगर वो $103 से ऊपर है, यानी कि खतरे की घंटियां बजती हुई नजर आ रही हैं भाई। खतरा खतरा खतरा। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के लेवल्स की। वैसे आपको ये मालूम होना चाहिए कि निफ्टी 50 के लेवल्स पर तो मैं खैर बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन आपको इतना चीज़ पता होगी कि निफ्टी 50 पे अगर हम देखें तो पहले हम डेमास पर बात करते थे ना। अब भाई साहब वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पर बात करने लग गए हैं। अब वेमास की भी बात सुन लीजिए, 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी तोड़ चुके हैं। और अब तो कहानी ये है कि पहले कहते थे 200 डेमा इज अ वंडरफुल सपोर्ट, अब तो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की आसपास की कहानी आ गई है। चलिए देखते हैं कि क्या स्थितियां रहेंगी निफ्टी 50 की। अगर लेवल चलते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होता या बहुत बड़ा गैप अप नहीं होता, तो क्या रह सकती हैं निफ्टी 50 की स्थितियां। सबसे पहले अपसाइड की ही बात कर लेते हैं। 22,418 22,418 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, उसके बाद लेवल आ सकता है 22,485। 22,485 टू 22,500 एक रेजिस्टेंस रह सकते हैं जी। अब कुछ लोग कहेंगे ये ना ऊपर के लेवल बता रहा है, क्या सब कुछ अच्छा हो गया? भाई नीचे के भी लेवल दूंगा, डोंट वरी। 22,500 के ऊपर निकले तो 22,554 तक का एक बार लेवल दिख सकता है। वो पार हुआ तो 22,599, 22,600, 22,658, 22,658, और उसके ऊपर गए तो पिछले दिन का हाई 22,714 का लेवल दिखाई पड़ सकता है निफ्टी 50 में। ऑन द डाउन साइड अगर 22,283 जो कि लो है पिछले दिन का लो टूटता है तो डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा। 22,237, 22,237, 22,237 भी अगर टूटा तो उसके नीचे गए तो 22,175, 22,175, 22,113, 22,113, 22,051, 22,051, और वो भी टूटा तो 22,008, 22,008। और अगर वो टूट गया ना दोस्तों, तो 200 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए हमको 21,937, 21,938 की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ जाएगा निफ्टी 50। चलिए ये 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चलिए अब जरा चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या हैं हालात। निफ्टी बैंक 50,275 पर क्लोज, कमजोरी बनी हुई है साहब। 50,500 बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। 50,527, 50,527 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। लेवल आ सकता है 50,776, 50,776, 50,927, 50,927, और उसके ऊपर गए तो 51,100, 101, 51,100, 101 तक के लेवल्स अपसाइड में देखने को प्राप्त हो सकते हैं निफ्टी बैंक में। वहीं 50,105 जो कि लो था, जो कि सोमवार का लो है 50,105, वो टूटा तो 49,943, 49,943 का लेवल एक बार को दिख सकता है। और अगर वो भी 49,943 टूटा तो 49,813, 49,813, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 49,651,
49,651 के लेवल्स दिख सकते हैं जी निफ्टी बैंक पर। बीएसई सेंसेक्स पर कर लेते हैं बातचीत। जब हम बीएसई सेंसेक्स की करते हैं बात, 71,947 यानी 72,000 के नीचे क्लोज होता हुआ 71,774 पिछले दिन का लो यानी कि सोमवार का लो है। 71,774 अगर टूटता है तो डाउन साइड का 71,534 बिल्कुल बेस है जी, सपोर्ट है जी वहाँ पे। 71,534 भी अगर टूटा तो उसके नीचे गए तो 71,286, 71,286 and below that we might be able to see 71,069, 71,070, 71,070 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी बीएसई सेंसेक्स में। वहीं अप साइड पे हम तभी सोचेंगे अगर 72,200, 215 के ऊपर 72,215 के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तभी अप साइड के बारे में सोचेंगे। वहां तक 72,000, 72,200 तक का कोई भी बाउंस एक रेजिस्टेंस हो सकता है। 72,431 उसके बाद का लेवल आ सकता है 72,431 और वो भी पार हुआ तो 72,617, 72,617 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 72,782, 72,782 का लेवल एक बार को बीएसई सेंसेक्स दिखाने में सक्षम होगा दोस्तों। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की और उसके बाद फिर निफ्टी की करेंगे बातचीत। निफ्टी मिड कैप पर करूं बात, लेकिन दोस्तों अगर आप देख रहे होगे तो आपको इस स्क्रीन पर एक तो टॉप में आपको एक दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, क्यूआर कोड दिख रहा होगा ऊपर, और दूसरा इस तरफ नीचे भी एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा। ऊपर वाला क्यूआर कोड जो है वो है हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, और जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है डेल्टा एक्सचेंज का क्यूआर कोड है। डेल्टा एक्सचेंज में आप हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं 3 दिन की क्लास का। चलिए वापस चलते हैं अपने सब्जेक्ट पर जो कि है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की जब बात करते हैं, जब तक 12,219 के ऊपर, 12,219, 220 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 12,265, 12,298, 12,343 यानी कि 12,265, 12,298 और 12,343। डाउन साइड पे अगर हम सोचें तो 12,130 जो कि सोमवार का लो था मिड कैप निफ्टी का, 12,130 टूटता है तो 12,078, 12,078 और वो भी टूटा तो 12,033, 12,033, 11,978, 11,978 और वो भी टूट गया तो 11,942 देखने को प्राप्त हो सकता है जी, 11,942। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, भाई यहाँ पर भी बहुत तकड़ी मार पड़ती हुई हमको देखने को मिल रही है। एनीवेज जब तक हम 23,600 के ऊपर ना चलना स्टार्ट कर दें, 23,600 के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 23,600 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 23,670, 23,670। above that we might be able to see 23,737, 23,737, 23,814, 23,814। बहुत लोग कहेंगे साहब क्या अपसाइड के लेवल्स दिख सकते हैं। अब भाई मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, ट्रम्प का कोई भरोसा है क्या, कुछ हो गया अच्छा तो सब कुछ दिख सकता है, फिर तो ये लेवल्स के भी बहुत ऊपर हम खुल सकते हैं, हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी प्रॉब्लम जारी है, और अगर 23,450 के नीचे जाना शुरू कर देता है निफ्टी फिन सर्विस तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी, जो कि हमको लेके जा सकती है 23,383, 23,383 और वो भी टूटा था 23,322, 23,322। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,271, 23,271 और वो भी टूट गया तो 23,229, 230 के लेवल्स हमको निफ्टी फिन सर्विस में दिखाई पड़ सकते हैं दोस्तों ये बात हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की। कहानी अभी सैलोन बाउंस है। मुझे लगता है कि भाई ट्रंप अभी इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला, वो इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला, और अगर इतना कुछ करने के बाद अगर वो पीछे हटता है ना तो फिर ईरान के हौसले और ज़्यादा बुलंद हो जाएंगे, बस ये याद रखना। ईरान के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाएंगे, तो अब कुछ ना कुछ तो होगा, इतना तो पक्का है, इतना तो पक्का है कि कुछ ना कुछ बड़ा तो होने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। बट आई होप एंड प्रे गुड सेंस विल प्रिवेल, विजडम शैल प्रिवेल, और जल्द ही कुछ ना कुछ इसका राजीनामा हो, समझौता हो, या इसका खात्मा हो किसी तरह से। ये कंप्लीटली स्टॉप होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुले तो क्रूड ऑयल नीचे आएगा, क्रूड ऑयल नीचे आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। और हाँ, टुडे also I am giving you some food for thought. What is that?
और ये बता रहा हूँ कि मैंने आज सुबह वाले एक जो वीडियो था उसमें भी मैंने बात की थी कि भाई अफगानिस्तान की जो करेंसी है, अगर आपको एक अफगानी खरीदना है तो 1.5 इंडियन रुपया देना पड़ता है, 1.5 इंडियन रुपी। ऐसा क्यों है? क्या ये सही है या नहीं? क्या किसी ने चेक किया कि 1.5 रुपया देना पड़ रहा है हमको एक अफगानी के लिए? क्या किसी ने चेक किया यूएसडी एक अफगानी यानी या एक यूएसडी कितने अफगानी में मिलता है? जैसे हम लोग अब बात कर रहे हैं 95 रुपीज़ $1 की। तो स्थितियां करेंसी के बेसिस पर भी हमारी खराबी नज़र आ रही हैं। और देखो, दुआ करो कि अगली आरबीआई की जो एमपीसी है उसमें बस ब्याज दरें ना बढ़ जाएं कहीं। चलिए दोस्तों, कैसा लगा प्रोग्राम ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हाँ, दो चीज़ें डिस्क्लेमर देना चाहूँगा यहाँ पे ज़रूरी है, याद रखिएगा जो बातचीत वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।